हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पेपर रसायन विज्ञान डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर। दिनांक 21/12/2021 को जो पेपर हुआ है उससे संबंधित डिस्कशन करने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक धातु जिसके फलक केंद्रीय घनीय संरचना है, किस प्रकार की है? फलक केंद्रित घनीय संरचना है। किनारे की लंबाई आपको ए दे रखी है और त्रिज्या आर का मान आपको इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका फलक केंद्रीय घनीय संरचना, तो संरचना कैसे बनती है? ये एक संरचना हो जाएगी किसकी? फलक केंद्रीय जो घन है उसकी ये संरचना हो गई। इसके जो अवयव पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर रहेंगे? इसके कोनों पर रहेंगे। और कोनों के साथ साथ इसमें कहाँ पर रहते हैं? यानी एक तो इनके जो कोने वाले भाग हैं इन पर अवयव पार्टिकल्स रहेंगे, और साथ में इसका जो फलक हैं, फलकों के मध्य भाग पर भी इसके जो अवयव पार्टिकल्स हैं उपस्थित रहते हैं। दो कहाँ रहेंगे? एक आगे वाले पृष्ठ पर और एक पीछे वाले पृष्ठ पर। तो मान लिया कि ये जो किनारा है इसकी लंबाई ए है, और ये जो लंबाई है ए लंबाई कितनी दे रखी है आपको? ए दे रखी है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इससे क्या संरचना आपके निकल के आ रही है कि जिसे मान लिया कि ये आपका घन की भुजाएं थी, और भुजाओं के कोने पर जो अवयव पार्टिकल्स हैं वो इसके कोनों पर उपस्थित हैं, और कोनों के साथ साथ इसके जो बीच वाला भाग है, फलक है, उस पर उपस्थित है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यदि मैं इस भाग को मिला दूँ यहाँ से, तो ये ए बी सी आपका एक त्रिभुज बन गया। यहाँ से ये भुजा लंबाई कितनी हो गई? ए, और ये भी लंबाई कितनी हो गई आपकी? ए हो गई। आपका त्रिभुज जो बना है वो ए बी से एक आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज में आप क्या देखोगे? ये जो समकोण त्रिभुज है उसमें आप क्या देखोगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो आपने पढ़ रखी है वो क्या कर रही है? देखो कि आपका क्या आएगा कि कर्ण का स्क्वायर मतलब आपका क्या आ गया? ए सी का स्क्वायर बराबर किसके है? ए सी का स्क्वायर बराबर आपका ए बी स्क्वायर प्लस का ये आ गया बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर। अब देखो कि ए बी का मान कितना आपका? ए स्क्वायर प्लस बी सी का मान भी कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। ये टोटली मान आपका जो है वो कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा, देखो, ए रूट 2। यानी जो ए सी है, ए सी का मान कितना आ गया? ए रूट 2 आ गया। अब देखिए, आपको कह रहा है कि ये फलक केंद्रित है, तो यहाँ से यहाँ तक ये तीन गोले जो आपके एक दूसरे के साथ स्पर्श किए हुए हैं, तो देखो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? एक गोला है उसकी त्रिज्या को यदि मैं आर ले लूँ तो टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो, 1 2 3 और 4, तो टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी कि ये आपकी आर प्लस 2r प्लस आर, टोटल कितनी आ गई? ये 4r आपकी त्रिज्या आ गई। टोटल त्रिज्या कितनी आ गई? 4r आ गई। अब इसमें आपको मान देखो किसका ज्ञात करना है? मान इसमें आपको लेना है, यानी ये जो मान है AC है, AC बराबर क्या आ गया? 4 रूट ए आ गया। और जो AC का मान है AC वो किसके इक्वल टू आ रहा है? वो 4r के मान के बराबर आ रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि 4r बराबर ए रूट 2। मान आपको यहाँ पर किसका चाहिए? वो r का चाहिए। तो r बराबर कितना आ जाएगा कि ये ए रूट 2/4, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? r बराबर, इसको आगे सोल्व करके मैं लिखूंगा तो ए रूट 2/√2। ये इसमें r का मान, यानी ये भी r का मान है और ये भी इसमें r का मान है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा सही आ रहा है। इसमें जो पहला आपका ए है यही इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि बेंजीन और टॉल्यूइन के लिए क्या सही है, यानी इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले जैसे आपका बेंजीन है, तो बेंजीन और टॉल्यूइन की जो संरचना है लगभग एक दूसरे के समान संरचना होती है। बेंजीन की आप संरचना देखोगे तो आपको क्या संरचना मिलेगी, ये जो संरचना है वो किसकी है, बेंजीन की संरचना है। जबकि टॉल्यूइन की संरचना क्या हो जाएगी, ये जो संरचना है वो CH3 ये संरचना टॉल्यूइन की हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों को यदि आप मिक्सिंग करते हो तो उस दोनों के मिक्सिंग करने से एक प्रकार का यहाँ विलयन बन जाता है। वो विलयन कौन सा होता है आपका, आदर्श विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है, आदर्श विलयन। और आदर्श विलयन के लिए आपको पता है कि डेल्टा H का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, और जो डेल्टा V है उस V का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो आदर्श विलयन होगा, यानी बेंजीन और टॉल्यूइन को मिलाओगे तो इससे क्या बन जाएगा, आपका एक आदर्श विलयन बनेगा। दोनों के मिलाने से क्या बनेगा, यहाँ पर आदर्श विलयन बनेगा। कौन सा विलयन है, आदर्श विलयन है। और जो आदर्श विलयन है उसके लिए आवश्यक शर्त क्या होती है कि डेल्टा एच का मान 0 और डेल्टा वी का मान 0। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन सी है या एस है, ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उस स्थिति में आपका जो विलयन किस प्रकार का हो जाएगा, वो विलयन है आपका वो अनादर्श विलयन का हो जाएगा। यानी मान लेता हूँ कि यदि ये कंडीशन आ जाए, कौन सी कंडीशन हो कि डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जो आपका दोनों का विलयन बन गया वो विलयन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अनादर्श विलयन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, अनादर्श विलयन। जबकि बेंजीन और टॉल्यूइन के मिलाने से जो विलयन आपका बनता है वो विलयन किस प्रकृति का होता है, वो आदर्श प्रकृति का होता है। तो इस आधार पर अपना कौन सा ऑप्शन सही आएगा, इसमें इसमें आपका जो थर्ड नंबर ऑप्शन है एस जो दे रखा है, शहद जो दे रखा है, वो ऑप्शन आपका इसमें सही आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हेमेटाइड का सूत्र क्या होगा। सीधा सीधा प्रश्न आपको दे रखा है, केवल इसका सूत्र हो जाए कि हेमेटाइड का सूत्र क्या होगा। तो हेमेटाइड का सूत्र है वो आपका क्या होगा, हेमेटाइड का सूत्र Fe2O3, ये जो सूत्र किसका होगा, हेमेटाइड का होगा। जबकि आपका Fe3O4 है, ये सूत्र किसका होगा, ये मैग्नेटाइड का हो जाएगा। ये किसका होगा, मैग्नेटाइड का। तो आपको पूछा कौन सा है, हेमेटाइड का, तो हेमेटाइड का कौन सा हो जाएगा, ये ब वाला ऑप्शन इसमें आपका सही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में अधिक हैं ये आपको देखना है। सबसे पहले दे रखा है आपका Mg+ का 2 दे रखा है मैग्नीशियम। तो आपको पता है मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। यदि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप देखोगे तो क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p6 और क्या आएगा 3s2। अब जो ये विन्यास जो है वो किसका है, ये Mg का विन्यास है। किसका है, Mg का। अब आपको दे रखा है कि Mg+2, Mg+ का 2, तो Mg+2 का विन्यास क्या आ जाएगा कि जब ये Mg+2 बनेगा तो भाइतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन उनका ये त्याग करेगा, तो उस समय आपका विन्यास क्या बच जाएगा इसका कि 1s2 2s2 2p6, जो कि एक नियोन जो अक्रिय गैस है उसके समान विन्यास हो जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Mg+2 जो होगा, Mg+2, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है कि Ti+ का
3 दे रखा है, टाइटेनियम प्लस का 3। तो इसका विन्यास क्या होगा? टाइटेनियम का विन्यास आप देखोगे तो क्या विन्यास आएगा? आर्गन, यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको रखना है याद। उस याद रखे हुए इलेक्ट्रॉन विन्यास को रख करके आप बाह्यतम कोश के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। आर्गन 3d2 4s2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। जब ये 3ti प्लस 3 टाइटेनियम प्लस 3 का आयन बनेगा तो उसमें क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल देगा। तो इसका विन्यास क्या बन जाएगा आपका कि 3d1, यानी बाह्यतम कोश का विन्यास मैं बता रहा हूँ, 3d1 इसका विन्यास हो जाएगा। तो बाह्यतम कोश में एकमित इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया आपका? 1 हो गया, यानी इसमें मैग्नीशियम में कितना है आपका? 0। टाइटेनियम में कितना आ जाएगा आपका? 1 एकमित इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से किस में ज्ञात कर लेंगे अपन? दूसरा जो वेनेडियम है, उस वेनेडियम में भी एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो V+3 है आपका, V+3। तो इसका जो बाह्यतम जो विन्यास आएगा, बाह्यतम विन्यास यानी परमाणु क्रमांक इसका कितना आता है आपका? 23 आता है। तो V+3 का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ जाएगा? 3d2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 आएगी। इसी प्रकार से किसका ज्ञात करना है आपको? Fe+2। तो Fe+2 है, उसका यदि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूंगा तो वो कितना आएगा? वो आपका आएगा 3d6 आएगा। यानी इस प्रकार से डी में, डी जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कुल आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कितने एकमित इलेक्ट्रॉन इसमें? आपके 4 एकमित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं आपके? टोटली 4 एकमित इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? द ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5वें नंबर का क्वेश्चन कि बीसीसी में प्रति एक कोष्ठिका के कण 4 कण होते हैं। बीसीसी जो है उसमें एक कोष्ठिका के 4 कण होते हैं। तो 4, ये बात सही है गलत ये आपको बताना है। तो बीसीसी होती क्या, इसकी संरचना कैसी होती है? यदि मैं बीसीसी की संरचना बनाऊं तो संरचना क्या बनेगी आपकी? इस प्रकार से ये संरचना बनेगी। ये संरचना है। बीसीसी का मतलब क्या हो गया? संरचना किसकी ले रहे हैं? बी, सी और सी की ले रहे हैं। तो मतलब जो अवयव पार्टिकल्स हैं वो अवयव पार्टिकल इसके कोनों के साथ साथ, कोनों पर तो उपस्थित हैं ही हैं, कोनों की उपस्थिति के साथ साथ कहाँ पर उपस्थित हैं? वो कोनों के साथ साथ ये एक पार्टिकल्स, अवयव पार्टिकल्स वो कहाँ पर है? इसके सेंटर में, मध्य में उपस्थित है ना। तो कुल जो पार्टिकल्स इसमें हो गए उनकी संख्या कितनी हो गई? जालक बिंदु यदि की अपन बात करें तो कुल टोटल जालक बिंदु इसमें कितने हो गए आपके? 9 जालक बिंदु हो गए। टोटल कितने हो गए? 9 इसमें जालक बिंदु हो गए। और यदि प्रभावी संख्या की इसमें बात की जाए, प्रभावी संख्या, तो संख्या कितनी आ गई इसमें? 2 आ गई। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक एक कोष्ठिका में कण 4 होते हैं। तो आपकी सही है या गलत है? तो आपका क्या आ जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी नियम में दाब की हेनरी नियम में दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सही है या गलत है? तो हेनरी नियम आपका क्या कहता है? हेनरी नियम आपको बता रहा है कि P समानुपाती किसके होता है? M के। ठीक है, या क्या लिखूं मैं इसको कि P बराबर के H, जिसको हेनरी नियतांक कहा जाता है, M। M यहाँ पर क्या है? गैस की मात्रा है। M किसकी मात्रा है? गैस की मात्रा है। तो इसके लिए यानी जो हेनरी नियम को आपको सीमाएं बता रखी है, उस सीमा में बता रखा है कि नियम में दाब अत्यधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। तो ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। यानी अत्यधिक दाब नहीं होना चाहिए, ये बात क्या बिल्कुल सही है। यानी दाब आपने यदि ज़्यादा कर दिया
तो ज़्यादा दाब कर दिया तो क्या होगा, गैस और जो द्रव है दोनों की एक दूसरे में क्या हो जाएगी, विलेयता हो जाएगी, एक दूसरे में घुलनशील हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीलेट आयन, ये यहाँ पर क्या शुद्ध कर लेना, थोड़ा सा स्पष्ट कर लेना। ऑक्सीलेट आयन एक उभयदंतु लिगेंड है। यानी उभयदंतु लिगेंड कौन सा होता है, उभयदंतु लिगेंड, यानी उभयदंतु लिगेंड का मतलब जैसे आपका NO2 है, ठीक है, तो जिसमें दो देरी दाता समूह उपस्थित हैं, जिसमें कितने दाता समूह हो, दो दाता समूह हो, तो वो लिगेंड कौन सा कहलाता है आपका, उभयदंतु लिगेंड कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर बताऊं कि M कोई मेटल है, इसके साथ लिगेंड के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन समूह इसके साथ जुड़ा, दाता समूह जुड़ा हुआ है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी यहाँ पर जो नाइट्रो समूह, उसमें क्या होगा कि मेटल के साथ, मेटल के साथ आपका कोई डायरेक्ट क्या जुड़ा हो सकता है, ऑक्सीजन समूह है जुड़ा हो सकता है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो आपका, ऑक्सीजन समूह जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार का लिगेंड जो होगा वो कौन सा लिगेंड कहलाएगा आपका, उभयदंतुक लिगेंड कहलाएगा। आपको पूछा किसके बारे में है, ऑक्सोलेट आयन के बारे में पूछा है। तो ऑक्सोलेट आयन किस प्रकार का होगा, तो यदि मैं ऑक्सोलेट आयन की संरचना यहाँ पर बनाऊं, तो ऑक्सोलेट की संरचना क्या बनेगी, देखो ये आपका सी यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, दाता समूह है। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का दाता समूह उपस्थित है, और एक ही प्रकार का दाता समूह होने के कारण ये आपका किस प्रकार का है, उभयदंतु लिगेंड नहीं है, बल्कि वे द्विदंतुर लिगेंड है। ये किस प्रकार का लिगेंड होगा आपका, द्विदंतुर लिगेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि घनीय एकक कोष्ठिका का घनत्व D का मान क्या होगा। यानी एकक कोष्ठिका का घनत्व आपको बताना है, तो D बराबर क्या होगा, फार्मूला आपको याद कराया हुआ है कि Z इंटू M अपॉन में क्या आता है, ये आपका AQ इंटू NA आता है, ठीक है। तो यहाँ पर Z क्या होती है, Z आपका क्या है, Z क्या बताया हुआ है, Z परमाणु की संख्या होती है। Z क्या होगा आपका, जो परमाणु होंगे उन परमाणु की संख्या होगी। Z क्या होगा, परमाणु की संख्या, ठीक है। जबकि M है, M आपका क्या होगा, जो परमाणु एटम ले रखा है उसका मोलर जो द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान किसको बताएगा, M को बताएगा। जबकि जो Na है, Na किसको बता रहा है, अवोगाद्रो संख्या को बता रहा है, और आपको पता है कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 1.602 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 23 होगा। जबकि जो A³ है, वो A³ किसको बता रहा है, एकक कोष्ठिका का जो आयतन है, उस आयतन के मान को कौन बता रहा है, वो आपका A³ का मान बता रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा कि D बराबर Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na, ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। श्रेणी का अंतिम तत्व होता है कि एक्टिनोइड श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है। तो आपका पता है कि एक्टिनोइड श्रेणी जो है वो आपकी परमाणु क्रमांक n से लेकर कहाँ तक होती है, 103 तक है। यानी कुल 14 इसमें तत्व उपस्थित हैं। कुल कितने इसमें आपके 14 तत्व हैं, और अंतिम जो तत्व 103 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है वह आपका कौन सा है, वह Lr है, लॉरेंशियम। कौन सा हो जाएगा, Lr, क्या आएगा इसमें, Lr आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटाइमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का सूत्र लिखना है। ये आपके 9वां जो पार्ट है उस पार्ट में से आपको ये दे रखा है, तो यहाँ से इसको सोल्व करना है कि इसका सूत्र कैसे लिखेंगे। तो पेंटाइमीन, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कुछ बड़ो कोष्टक, इसमें धनायन धातु मेटल कौन सा है, मेटल आपका क्या है यहाँ पर, कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पेंटा एमीन जुड़ी हुई है। क्या जुड़ा हुआ है, पेंटा एमीन। और पेंटा एमीन के कितने मोल्स यहाँ पर, कितने जो लिगेंड्स हैं वो जुड़े हुए हैं, वो 5 लिगेंड यहाँ जुड़े हुए हैं।
तो पेंटाइमीन के 5 लिगेंड यहाँ पर दर्शाएंगे। लिखो, ये आपका क्या आ गया, NH3 का होल 5, यानी पेंटाइमीन है। पेंटा मतलब कितना होता है, 5 होता है, तो पेंटाइमीन ये आ गया। अब एक क्या रणैन का साथ में क्या जुड़ा, क्लोरिडो, तो क्लोरिडो ये आपका क्या आ गया, Cl, और फिर थर्ड संयोजक रूप में क्लोराइड है, तो ये क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। ये किसका फार्मूला हो गया आपका, पेंटाइमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड आयन का सूत्र हो गया। तो आज आपने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। अगला जो वीडियो अपना होगा उसमें आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको एक एक करके सोल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।